सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रावी मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन जमीनों के मालिकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। केस की तैयारी न करने पर अदालत ने पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि हाईकोर्ट के फैसले में क्या गलती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालती सवालात का जवाब ना दे सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप लोगों को इल्म ही नहीं कि ये केस है क्या। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त मिल गई है। इसी केस पर आज समाअत हुई। समाअत का मज़ीद अहवाल जानते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कलअदम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर आज समाअत की है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। पंजाब हुकूमत को अबूरी रिलीफ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये कहा गया है कि रोडा ने जो ज़मीन एक्वायर कर ली है और ज़मीन की जो मुआवजा है वो जिन लोगों को अदा कर दिया गया है, सिर्फ उस हद तक रोडा जो है वो काम जारी रख सकता है। ताहम जो डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पर ज़मीन की अदायगी अभी तक नहीं की गई, वहाँ पर काम नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि पंजाब हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर क्यों नहीं की। अगर इंट्रा कोर्ट अपील का हक पंजाब हुकूमत के पास है और अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस जो है वापस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है कि जो फरीकैन हैं केसेस के, जिनको आज नोटिस जारी किए गए हैं, वो 1 माह में जामे कराएं और अगर इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराना चाहें तो वो भी जमा करा सकते हैं। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस जो हैं वो तैयारी करके अदालत ना आने पर अदालत ने उन पर बरहमी का इजहार भी किया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये रिमार्क दिए कि एडवोकेट जनरल साहब, लगता है कि आज आप तैयारी के बगैर आए हैं। अदालत ने केस में वक्फा किया और वकला को तैयारी की हिदायत की। वक्फे के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी निकात को नज़रअंदाज किया और मास्टर प्लान की जो बात की गई है उसमें LDA का जो मास्टर प्लान है वो हमने अडॉप्ट किया है और जो कंपनी जिससे माहिरीन लिए गए थे वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। ये गलत जो है जायज़ा लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये कहा कि 95% जो लोग हैं जिनकी वहाँ पर ज़मीनें थीं उनको अदायगी की जा चुकी है। और रोडा के जो वकील थे उनकी जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार थे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने रोडा या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की का जो इंटरेस्ट है वो तो वाज़े है, उन्होंने तो इसको चैलेंज करना था। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके आइन का हवाला दिया गया है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक हैं। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये बात जो है समझ से बालातर है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो दीगर ममालिक से मुमासलत नहीं रखता, क्योंकि हर मुल्क का आइन जो है वो अपने लोगों की मुआशरती जो अक़दार होती हैं उसके मुताबिक बनाया जाता है। तो इस चीज़ का लाहौर हाई कोर्ट को हवाला नहीं देना चाहिए था। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये रिमार्क्स दिए कि आजकल इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट से चीज़ें उठाकर हवाले दे दिए जाते हैं। तो अदालत ने अब केस की जो समाअत है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है और फरीकैन से जामे रिपोर्ट तलब की गई है। ताहम पंजाब हुकूमत को ये रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी का लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है और रोडा को उस ज़मीन पर काम करने की इजाज़त दी गई है जिसका मुआवजा अदा किया जा चुका है। अमानत, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस के पिटिशनर अकबर एस बाबर को खुफिया वॉल्यूम 8 फ्राहम कर दिया है। वॉल्यूम 8 पेटी में पैक करके दरख्वास्त गुजार के हवाले किया गया। इलेक्शन कमीशन के DG कानून ने मीडिया को वॉल्यूम 8 की तस्वीर लेने से मना किया है। उस्मान खान से तफसील जान लेते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में आज फॉरेन फंडिंग केस के पिटिशनर अकबर एस बाबर को फॉरेन फंडिंग केस में खुफिया रिकॉर्ड हवाले कर दिया है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से मुस्तंद तमाम रिकॉर्ड और बशमूल आज खुफिया
वॉल्यूम्स का रिकॉर्ड भी अकबर बाबर के हवाले कर दिया है। तमाम का रिकॉर्ड जो है वो डीजी लॉ की जानिब से उसको काम किया गया है। जबकि जो अहम चीज़ ये है कि जो वॉल्यूम 8 है उसकी तस्वीरें लेने से इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने मीडिया को मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। अकबर बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। 20 जनवरी को हमें ये आया कि आज आप आएँ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको कॉपियां दी जाएंगी। तो आज सुबह से ये अमल जारी है और सबसे अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले हिस्से में हम उनसे ले रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, सर्टिफाइड कॉपीज़ इलेक्शन कमीशन से, जो कि स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल की गई हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो जुलाई 2018 में स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक के तवस्सुत से हासिल किया था। पीटीआई के तमाम बैंक अकाउंट्स, पीटीआई की तमाम फॉरेन रेमिटेंसेस जो उनके अकाउंट्स में आई हैं और रेमिटेंस के नाम और जो बाकी तफसीलात थी वो तमाम जो स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल की गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक की ज़ात है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम हूं कि 4 साल के बाद आज ये रिकॉर्ड और इसकी कॉपियाँ हमारे हवाले की जा रही है। तो ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है, क्योंकि अभी इसमें जो मज़ीद दूसरा रिकॉर्ड है, ज़ाहिर है एक दिन में तमाम रिकॉर्ड की कॉपियाँ नहीं मिल सकती। तो आज पहले दिन हमने अहम तरीन जो रिकॉर्ड था वो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड था, तो आज हमें उसकी कॉपियाँ दी जाएंगी। और ये मैं इलेक्शन कमीशन की इस मामले में उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम कदम उन्होंने उठाया है जब उन्होंने इस केस में किसी किस्म का कोई खुफिया आंसर जो है वो ख़त्म किया। और इलेक्शन कमीशन यकीनन काबिल-ए-दाद है इस मामले में। अब जो मामलात आगे आएंगे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन में 1 फरवरी को अगली हेयरिंग है इस केस की, तो जो मामलात अभी रह जाएंगे उनमें सबसे अहम तरीन 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं, जिनके अकाउंट्स अभी तक हासिल नहीं किए गए, जिनके अकाउंट्स में पीटीआई कितना पैसा आया, कहाँ से आया, वो तफसीलात सामने नहीं आई, जबकि वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने 4 मुलाजमीन को ये इख्तियार दिया था कि वो पाकिस्तान और गैर मुल्क से फंडिंग पीटीआई के नाम पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनमें से 6 की हम निशानदेही कर चुके हैं, अभी वो रिकॉर्ड आना बाकी है। और इससे आगे चल के एक अहम तरीन मामला जो इंतहाई अफसोसनाक है, और वो ये कि जो एक स्टोरी आई है जिसमें एक रिपोर्टर हैं इन्वेस्टिगेटिव फ़खर दुरानी, उन्होंने उन नामों का 1414 जो नाम पीटीआई ने दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि ये पीटीआई के डोनर्स हैं, और उनके नाम और उनके आगे डोनेशंस की तफसील भी दी थी, उसकी उन्होंने तहकीकात की। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि मैं 7 साल से इस केस को जो लड़ रहा हूँ, मैंने आज तक, आप सब गवाह हैं कि शौकत खानम को मैंने इस केस से अलग रखा, लेकिन जब उन्होंने जर्नलिस्ट ने तहकीकात की तो उन्होंने जो रिकॉर्ड सामने रखा है वो ये कहते हैं कि बड़ा छोटा सैंपल था, लेकिन उसमें 35% जो कि एक बड़ी तादाद है परसेंटेज में, उन साहिबान ने कहा है कि हमने पीटीआई को डोनेशन नहीं दी, हमने शौकत खानम को दी थी। तो इससे 2 मामलात उठते हैं। एक जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जो लिस्ट दी गई है ये फेक है, फॉर्ज्ड है। कि अकबर बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में बदतरीन गैस बहरान पर सनतकार फट पड़े। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि वफाकी हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं है। कराची की सनतों के लिए कोई भी कोशा नहीं। 16 घंटे फैक्ट्रियां बंद रहने से 22 अरब रुपए यौमिया बरामदात की मद में नुकसान हो रहा है। जुबैर मोतीवाला ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
फेडरल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है उसमें हम नहीं समझते कि वो कोई सीरियस है कि इंडस्ट्री कराची की चले या ना चले। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और 68 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 8 घंटे रात को फैक्ट्री चलाते हैं, 16 घंटे बंद होती है, ठीक है। उसके अंदर किसी दिन तो पूरा ही बंद होती है, जीरो प्रेशर होता है। एक्सपोर्ट की कमिटमेंट्स पूरी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये सारे सवालिया निशान है। देखिए जिम्मेदार तो मेरे हिसाब से तो वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए, वजीर आजम नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हम्माद साहब को लेना चाहिए नोटिस। यही जिम्मेदार लोग हैं और कौन है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज का मुस्तकबिल क्या होगा? एहसास प्रोग्राम शुरू हो ना सका, जबकि वजीर आजम पैकेज आज खत्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर 5 बुनियादी अशिया है जिनके ऊपर सब्सिडी फराहम की जा रही है, जिनमें चीनी, आटा, घी, दालें, चावल शामिल है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एहसास राशन प्रोग्राम जैसे ही शुरू होगा तो यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडीज है वो खत्म कर दी जाएंगी। जी, और 31 जनवरी तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इसकी तौसीह की थी और आज इसका आखिरी रोज है। सब्सिडीज फिर खत्म कर दी जाएंगी, आप अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट का इजलास जारी है, यूसुफ रज़ा गिलानी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। Ruling Dedi as a Speaker of the National Assembly and the Prime Minister मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद was sitting, मैंने कहा कि जो फंड्स हैं सबके बराबर होने चाहिए, तमाम मेंबर्स के, जो कि when I became the Prime Minister I gave it to all। तो वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा मिस्टर स्पीकर यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स माई प्रोगेटिव, इसलिए आप इस किस्म का रूलिंग नहीं दे सकते, यू आर नॉट द गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का जो रोल है दैट इज़ प्योरली न्यूट्रल और उनको किसी तरीके से भी वो बायस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखा, प्लीज लीडर ऑफ द पोजीशन करें जी। बाबा मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी तो 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी किया। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट नॉट द अपोजिशन कि आप प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज उसमें 30 मिनट्स प्लीज मेरे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब प्लीज जी। यू एड्रेस द चेयर। 30 मिनट्स जब मुलतवी हुआ उससे पहले जो फर्स्ट राउंड था मेजॉरिटी वाज ऑफ द ऑपोजिशन और उसके बाद जब फिर दोबारा असेंबल हुए से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जी सर। उसके लिए जब दोबारा असेंबल हुए तो एक जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस you should have protected the rights of both sides of the aisles। इसमें जो ऑफिस एक शुरू कोई मीडिया की तरफ से एक इत्तला आई कि वी ऑलरेडी न्यू द एजेंडा, वो तो उसकी मैंने वजाहत की है, मगर मैं आपको ये भी पढ़ के सुनाता हूँ कि जो इत्तला की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम नॉट astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers।
अब there are few ministers, all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो, and who are turncoats, they are saying that I helped the government. And I'm saying, by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं एंड में ये कहूँगा, I have already submitted my resignation to my party, that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. The Leader of the House, please. Mr. Chairman, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ बातें ऐवान के सामने रखी, आपके सामने रखी, सबके सामने रखी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ़ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ़ नहीं लाए। और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। तो सर ये सियासत जो समझते हैं वो सारी ये बारीकियां और सारी बातें समझते हैं, मगर मैं बात करना चाहूँगा टेक्निकल पॉइंट्स पर जो ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाए। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं समझता हूँ वो खुद इन मामलात को समझते हैं। सबसे पहले बात हुई एजेंडा की। सर, एजेंडा रूल्स के मुताबिक उसके आने का दिन तो है, उसके आने का टाइम कोई मुतय्यन नहीं है। आप रूल्स में चेंज ले आए ताकि उसके अंदर कोई आप उसका फिर एक टाइम में मुतय्यन कर लें कि इस टाइम के बाद एजेंडा नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, सर सप्लीमेंट्री एजेंडा भी आ सकता है। हाउस चल रहा है, ये तो आपने इसको एजेंडा पर लेकर आए इस बिल को, वरना तो यहां पर रवायत ये भी रही है कि चलते हुए हाउस में सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाता है और इस सप्ली एजेंडा पे बिल भी आ जाता है। हमारी दफा भी आए, इससे पहले भी आते रहे। तो ये आर्गुमेंट जो है मैं नहीं समझता कि इसमें इतना वजन है। तीसरी बात सर जब हम हाउस में आते हैं, सर आते हैं तो एजेंडा देकर नहीं आते। यूसलानी इजहार ख्याल कर रहे थे। इससे कबल सेनेट इजलास में उनका कहना है कि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपना इस्तीफा अपनी पार्टी को जमा करा दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।